सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जीवन शैली। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है मोटे अनाज से उत्तम स्वास्थ्य। देखिए, हमारी जीवन शैली में बदलाव और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोटे अनाज प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। तो आज इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से अधिष्ठाता सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय डॉक्टर साधना सिंह। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहले हमें ये बताएं कि मोटे अनाज को हमारी सेहत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उसमें ऐसे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि मोटे अनाज, जिसको हम आजकल श्री अन्न भी कहते हैं और अगर इसको अंग्रेजी भाषा में मिलेट्स भी कहा जाता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके महत्व को जानते हुए और उनके प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया। और उसके बाद ये मिलेट्स या मोटे अनाज या श्री अन्न इतनी चर्चा में आए कि अब हर फोरम पे इसकी बात हो रही है और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसका एक कारण ये है कि ये जो मोटे अनाज हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। और अगर हम जो इसके पोषक तत्वों की बात करें तो सबसे पहले तो मोटे अनाज जो हैं इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं, हमारे विटामिन है या खनिज लवण है, उसके ये अच्छे स्रोत हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें लोहा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो सौरगम या ज्वार जिसको कहते हैं, एक ये भी मोटे अनाजों की एक श्रेणी में आता है। इसमें 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम जो है लोहा पाया जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरे जो मोटे अनाज हैं जिसमें हमारा पर्ल मिलेट या बाजरा आता है, अगर इसको देखें तो इसमें 4.1 मिलीग्राम लोहा पाया जाता है। और इसी तरह रागी जो है उसमें 5.4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम लोहा पाया जाता है। और अगर हम दैनिक आवश्यकता को देखें तो एक जो वयस्क पुरुष है या स्त्री है उसको 14 से लेके हम लोग मानते हैं कि 27 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी मोटे अनाज हैं वो लोहे का एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, हमारे दांतों की सेहत के लिए आवश्यक है, ये भी मोटे अनाजों में ये भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और रागी जिसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं, इसमें 344 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है और ये दूध की तुलना में कहीं अधिक है। तो ये एक तरह से हम कहें तो अगर हमें अपनी हड्डियों की सुरक्षा करनी है तो हमें अपने आहार में रागी को, या लोग जो यहाँ की आम भाषा में इसको मड़ुआ कहा जाता है, कभी कहीं कहीं इसको मकरा भी कहा जाता है, तो इसको हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हम और जो तत्व हैं, हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत हैं। जहाँ अगर हम चावल में देखें तो उसमें लगभग 6.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर आप ज्वार में देखेंगे तो 10.4, या हम बाजरा की बात करें तो 11.6, या रागी में भी देखें तो 7.3, या एक कंगनी होती है जिसको फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, उसमें 12.3% प्रोटीन पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अगर गेहूं और चावल की इससे हम तुलना करें तो इन मोटे अनाजों में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसी प्रकार हम रेशा, जो आपने सुना होगा कि आजकल जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हमारे लोगों को हो रही है, जनसंख्या के अधिकतम हिस्से जो के लोग इससे प्रभावित हैं, तो रेशे का भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और रेशा क्या करता है कि कई तरह की बीमारियों से, चाहे वो हृदय से संबंधी बीमारियां हैं या हमारा मधुमेह है, उसको कम करने में ये मदद करता है, या कब्ज़ की बीमारी है उसको ठीक करने में मदद करता है।
और बार्नयार्ड या जिसको सांवा कहते हैं हम आम भाषा में, इसमें 10 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम रेशा पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इवन जो हमारे पोटेशियम का नाम सुना होगा आपने, ये भी हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कैल्शियम के साथ साथ। तो रागी में लगभग 408 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। तो इस तरह से ये मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो ये पोषक तत्वों से परिपूर्ण है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो मैम ने हमें ये बताया कि मोटे अनाजों में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मैम मैं एक जगह देख रही थी तो वहाँ पे दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 1960 के दशक में मोटे अनाज की औसतन खपत 22 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, जो कि आज घटकर 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई है। तो मैम हमें ये बताएं कि मोटे अनाज जब हमारे लिए इतने ही फायदेमंद थे तो इसकी इतनी उपेक्षा हमारे देश में आखिर हुई ही क्यों? असल में अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो वो अपने दैनिक आहार में मोटे अनाजों को शामिल करते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई और हमारा जो अच्छी वैरायटीज़ गेहूं और चावल की आई, तो उसके बाद किसानों को जो अधिक उत्पादन मिलने लगा और धीरे धीरे इनकी मांग जो बढ़ने लगी, तो उस किसान तो उसी को उगाते हैं जो बिकता है। तो यही चीज़ें लोग अपने आहार में शामिल करने लगे और मोटे अनाजों को एक तरह से उसको एक ख़राब आहार माना जाने लगा, या ये कि हम अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसको अगर सम्मान देना चाहते हैं और उसके लिए हमें कुछ अच्छा इंतज़ाम करते हैं तो उसमें ये हुआ कि चावल और गेहूँ ही मुख्य रूप से आने लगे और धीरे धीरे लोगों ने इसको उगाना भी बंद कर दिया, इसका मिलना भी कम हो गया और लोगों ने इसको खाना भी बंद कर दिया। एक तरह से हम कहें तो हम आधुनिकता की दौड़ में हम लोग आगे बढ़ते गए और हम दो ही मुख्य अनाजों पे हम लोगों ने अपने को एकदम सिकोड़ लिया, और जो बाकी तरह तरह के अनाज हमारे पास जो थे, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी थे, जिनको उगाना भी आसान था, जैसे आपने बताया इनकी खेती भी बहुत सरल थी, इसमें ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें ज़्यादा जो रोग भी नहीं लगते, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें खाद और की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको उगाना भी आसान था, उनका संरक्षण उनको रखना भी आसान था, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े का जो प्रकोप था वो भी कम होता था। लेकिन इन सब जो भी हमारे जो फ़ायदे थे उनके बावजूद लोगों ने केवल एक आधुनिकता को अपनाते हुए और बाज़ार में इस तरह के खाद्य पदार्थ आने लगे और धीरे धीरे हम केवल गेहूं और चावल तक ही सिमट कर हम कह सकते हैं कि रह गए। और दूसरा, जब कोई चीज़ उगती है और किसानों को उसका उचित मूल्य मिलता है तभी किसान उसको उगाते हैं और जो लोग खाते हैं वही बिकता है। तो अब जो है, अगर हमारी सरकार द्वारा जो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं और इनका जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया गया है, तो एक तरह से इसके प्रचार के लिए सरकार द्वारा हमारे जितने भी माध्यम हैं, जितने हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने जो शोध कर रहे हैं, जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनके द्वारा नई तकनीकी और इस तरह के खाद्य पदार्थ विकसित किए जा रहे हैं जिसको कि सभी लोग पसंद करें। आमतौर पर होता क्या है कि जो मोटे अनाजों को जब हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो या तो बाजरे की रोटी बना देंगे, या तो कभी किसी चीज़ की खिचड़ी बना देंगे, या किसी चीज़ का दलिया बना देंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो जो आज की हमारी जो नौजवान पीढ़ी है या जो हमारे घरों में बच्चे हैं वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप बाजरे की रोटी खाइए बहुत फ़ायदेमंद है, या रागी का आप खिचड़ी खा लीजिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो जल्दी उसको नहीं खाएंगे। अगर इसकी तुलना में आप देखेंगे जो मैदे से बने हुए चीज़ें हैं बाज़ार में, तरह तरह के जो है पास्ता हैं, केक हैं, बिस्किट्स हैं, तो बच्चे उसकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन मोटे अनाजों को हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य, वो बच्चा हो, नौजवान हो, वयस्क हो, बूढ़े हों, अगर वो सब उसको उपयोग में लाएं, तो हमें क्या करना होगा, इस क्षेत्र में कार्य करना होगा, शोध करनी होगी, वैल्यू एडिशन करना होगा, इस तरह के उत्पाद विकसित करने होंगे जिसको हर आयु वर्ग के लोग पसंद करें।
तो अब इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। बहुत सारे संस्थान हैं जो मोटे अनाजों पे शोध के थ्रू, वैल्यू एडिशन के थ्रू उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। अब तरह तरह के मिलेट्स के केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, आप इडली की बात कर लीजिए, तरह तरह के नमकीन हैं, और ये बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अब लोग बना रहे हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे अब ये आम लोगों के आहार में शामिल होंगे। यहाँ तक कि अगर आप बड़े बड़े जो होटल और रेस्टोरेंट्स में जाइए तो मोटे अनाजों से बने हुए ये रोटी या दलिया या रागी की इडली अगर आप खाएंगे तो ये बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको ख़रीदते हैं, उसको खाते हैं। और जैसे जैसे ये लोग इसके जो इसके लाभ हैं मोटे अनाजों से, उसके प्रति जागरूक हो रहे, धीरे धीरे इसका उपयोग अवश्य बढ़ेगा। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आधुनिकता के दौर में अधिकांश लोग सफ़ेद अनाजों के पीछे भागे, और जब से सुनहरों ने हमारी थाली में जगह बना ली, मटमैलों को कोई पूछ नहीं रहा है। इसके साथ ही मैम ने हमें वो विधियाँ, वो उपाय भी बताए जिससे कि हम फिर से मोटे अनाज को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मैम, अब हमें मोटे अनाज से जुड़े कुछ ऐसे स्वास्थ्य लाभ बताएं जो कि बच्चे, बुजुर्गों और मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मोटे अनाज जो है ना, इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो जिनको हम कहते हैं मेजर मिलेट्स या मुख्य जो मोटे अनाज हैं, जिसमें हमारा ज्वार, बाजरा और रागी आता है, जिसको हम मड़ुआ भी कहते हैं। उसके बाद एक दूसरा जो है वो है माइनर मिलेट्स, जिसमें कोदो, कंगनी, जिसको फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं, या कुटकी, जिसको हम लिटिल मिलेट कहते हैं, या सावा है, जिसको हम बार्नयार्ड मिलेट भी अंग्रेज़ी में कहते हैं, या चीना है, प्रोसो उसको कहा जाता है। ये माइनर मिलेट्स में आते हैं। और कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जैसे बकव्हीट है, जिसको कुट्टू कहते हैं, कुट्टू का आटा लोग इस्तेमाल करते हैं, या रामदाना है, इनको हम स्यूडो मिलेट कहते हैं। अगर हम इन तीनों जो कैटेगरीज़ को देखें तो जो मेजर मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इसको आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं और मिलेट्स की तुलना में उससे अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इनके दाने जो हैं थोड़े बड़े होते हैं और उनको इस्तेमाल करना आसान है, इसीलिए लोग इसको उगाते भी और खाते भी हैं। लेकिन जो माइनर मिलेट्स हैं, जिसमें कोदो, कंगनी, कुटकी, सावा और चीना आते हैं, इनके दाने बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। और इन सब के बाहर एक मतलब ऐसी कवरिंग होती है जो थोड़ी रफ़ होती है, और उसको हमें प्रोसेस करके उसको प्रसंस्करण द्वारा उसको हटाना होता है, तभी अगर हम उसको इस्तेमाल में ला पाते हैं, और तभी उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। तो एक तरह से इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी जटिल है, जिसकी वजह से लोग इसका उपयोग कम करते हैं या इसको उगाते कम हैं। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे लिए आवश्यक तो सभी मोटे अनाज हैं, चाहे वो मेजर मिलेट्स में आते हों या माइनर में, लेकिन अगर हम इनके जो लाभ हैं अगर उनको देखेंगे तो जो माइनर मिलेट्स हैं ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि इनके उत्पादन को और इनके जो इस्तेमाल के बारे में हमें लोगों को जानकारी देना, उनको बताना आवश्यक है, क्योंकि लोग आमतौर पे अगर मिलेट्स की बात करें तो वो ज्वार, बाजरा और रागी तक ही अपने को समझते हैं कि यही 3 मिलेट्स हैं, और मिलेट्स के बारे में उतनी जानकारी लोगों को नहीं है, जबकि अगर इनके लाभ देखा जाए तो इनके लाभ उनसे भी कहीं अधिक हैं। और जहाँ तक आपने बताया स्वास्थ्य लाभ की बात, तो ये जो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो मोटे अनाज हैं ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि इसमें जैसे मैंने जो बताया इसमें रेशा होता है, और रेशा क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छे से कार्य करने में मदद करता है, और जैसे कब्ज़ जैसी जो समस्याएं हैं उसको ये दूर करने में मदद करता है। क्योंकि जिस भी आहार में रेशा अधिक मात्रा में होता है तो रेशे का गुण ये होता है कि वो पानी अधिक सोखता है, तो इसकी वजह से ये जो मल का जो है हमारा, उसको ये नरम बनाता है और शरीर से आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है।
और दूसरा, जब भी आप ये खाते हैं, मोटे अनाजों का सेवन अधिक करते हैं, तो ये हमारे वज़न को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जो कि आज के समय की एक बहुत प्रमुख समस्या हम कहेंगे। और ये और भी बहुत सारी बीमारियों की एक जड़ बनती है एक तरह से। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, सामान्य से कहीं ज़्यादा है, तो आपको हृदय रोग की जो संभावना वो अधिक हो जाती है। जो उच्च रक्तचाप है ऐसे लोगों में अधिक है, मधुमेह के जो चांसेस हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं, और तरह तरह के कैंसर्स का खतरा जो है वो मोटापे की वजह से बढ़ता है। तो अगर हम मोटे अनाजों का सेवन करते हैं तो ये इससे भूख कम लगती है, इससे प्यास ज़्यादा लगती है, तो इंसान पानी अधिक पीता है। तो हमारा एक तरह से ये वज़न को नियंत्रित करने का में मोटे अनाज हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने बताया कि इसमें मोटे अनाज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है, जिससे कि ये हमारे रक्त में जो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कहने का तात्पर्य कि इसमें जो रेशा होता है वो जटिल रूप में होता है, तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो रक्त में जो शुगर की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और वो डायबिटीज़ के, मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होती है। तो इसीलिए जो भी मधुमेह के रोगी हैं उनको ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि वो अपने दैनिक आहार में इन मोटे अनाजों को शामिल करें। और डॉक्टर खादर वली, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने मोटे अनाजों के क्षेत्र में काफ़ी शोध किया है, उनका भी कहना है कि मोटे अनाजों को हम शामिल करें और प्रयास करें कि सबको एक साथ न मिलाएं। अगर आपके पास तरह तरह के मोटे अनाज उपलब्ध हैं तो एक दिन ज्वार का सेवन करें, एक दिन बाजरा का, किसी दिन कोदो आपके पास है, किसी दिन कुटकी का सेवन करें, और कोशिश करें कि उनसे इस तरह का जो भी पकवान या व्यंजन बनाए जिसमें एक समय पे वो वही एक मिलेट इस्तेमाल में हो, तो वो जो है उसका असर आपको ज़्यादा, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मोटे अनाज हमारे जो है, हमें अनीमिया की समस्या से, हमें जो हड्डियों से होने वाले रोग हैं या हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जो हृदय रोगों का खतरा या उच्च रक्तचाप का खतरा, क्योंकि जो ये रेशा जो मोटे अनाजों में पाया जाता है ये कोलेस्ट्रॉल को अपने में बांध लेता है और उसको शरीर से निकाल देता है एक तरह से बाहर। तो ये जो हृदय रोगी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। और आप ये कहिए कि ये एक तरह से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छे हैं, जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके भी लिए लाभदायक है। तो मानिए तो ये हर व्यक्ति को इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए अगर उसको स्वस्थ रहना है। और इसके साथ साथ ये हमारे पर्यावरण के लिए तो लाभदायक है ही, आपने शुरू में ही बताया, क्योंकि इसकी खेती में जो है कम लागत आती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, कम खाद की आवश्यकता है, कम जो कीटाणुनाशक हैं, उर्वरक हैं, तो एक तरह से ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है और मनुष्य के लिए भी लाभदायक है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण आपकी आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी मोटे अनाज अच्छे हैं, साथ ही गेहूं और चावल की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे कि मोटापा और दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का खतरा कम हो जाता है। मैम, मोटा अनाज ज्यादा देर तक हमारे पेट में बना रहता है, इसको पचने में समय लगता है, तो क्या बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इसका सेवन कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा कहने का मतलब है कि इसको खाने के बाद भूख जल्दी नहीं लगती, ये धीरे धीरे, ये चाहे बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में है, आयरन बहुत मात्रा में, तो ये बिल्कुल गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन और बुज़ुर्गों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि हम जो इससे व्यंजन बनाए वो इस तरह के हों कि जो वो आसानी से खा सकें, पचा सकें। जैसे हम लोग आमतौर पे इडली बनाते हैं तो वो चावल और उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप मिलेट्स की इडली बनाते हैं, चाहे वो रागी है, और फर्मेंट करके उसमें दही डालते हैं और चीज़ें डालते हैं, तो ये बिल्कुल उतने ही फ़ायदेमंद हैं उन लोगों के लिए जितने ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए। तो
प्रयास ये करना चाहिए उसको अलग अलग रूप में हम इस्तेमाल करें। कभी उसका दलिया बनाएं, कभी उपमा बनाएं, कभी उसकी खिचड़ी बनाएं, कभी हम उसके लड्डू बना के इस्तेमाल करें। तो ये सब गर्भवती महिलाओं को दिया भी जाता है। तो अगर हम उसको मोटे अनाजों से, जैसे बाजरे के लड्डू आप बनाइए, या आप रागी की इडली अगर इस्तेमाल करिए, या सावा को बारनेट जिसको कहते हैं, इसका हम चावल की खीर तो खाते हैं, कभी सावा की खीर बना के खा के देखिए, वो इतना स्वादिष्ट होते हैं इसके व्यंजन कि अगर एक बार व्यक्ति खाने लगेगा, उसको इसकी आदत लग जाएगी, तो फिर वो उसको चावल और गेहूँ खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना इन मोटे अनाजों पे आधारित उत्पाद अच्छे लगने लगेंगे। मैम, अगर वैश्विक बाजार में देखा जाए, चाहे अमेरिका में हो, यूरोपीय देशों में हो या जापान में हो, ग्लूटेन फ्री खाद्यान्न की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या मोटे अनाज भी ग्लूटेन फ्री होते हैं, और ग्लूटेन फ्री डाइट को अपनाने का किस तरह का फायदा होता है? एक्चुअली ग्लूटेन एक तरह की प्रोटीन है जो गेहूं में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, हम कहते हैं, या सेंसिटिविटी होती है, तो वो अगर ये खाते हैं तो उनको तरह तरह की समस्याएं होने लगती है, जैसे खुजली आना, कभी दस्त होना, कभी उल्टी होना, तो इस तरह की रैशेस जिसको हम कह सकते हैं वो होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को इस बीमारी को हम सीलिएक डिजीज़ का नाम देते हैं। तो इन लोगों को ग्लूटेन फ्री आहार की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल आपने अच्छा बताया कि जितने भी मोटे अनाज हैं ये ग्लूटेन रहित है, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। तो ये जो सीलिएक डिजीज़ से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ी मार्केट है। विदेशों में तो बहुत सारे उत्पाद हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं और मार्केट में है, लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में ऐसे उत्पादों कम मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो बिना सोचे, बिना उनको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, और वो मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। मैम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटे अनाज को सुपर फूड की पहचान दी है, और भारत जैसे विकासशील देश जहां पर पोषण संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पे मोटे अनाज के सेवन की सलाह WHO द्वारा दी जा रही है। मैम, हमें बताएं कि मोटे अनाज में ऐसे कौन से विशिष्ट पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है? देखिए, सुपर फूड तो उसी को कहते हैं जिसमें कि हर तरह के जो विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, वसा है, रेशा है, जो हमें दैनिक जीवन में चाहिए। क्योंकि अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार का मतलब ही ये होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में हो, ताकि हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, चाहे वो प्रोटीन की हो, चाहे वो कैल्शियम की हो, चाहे वो लोहे की हो, जिंक है, पोटेशियम है, इन सब की आवश्यकता हमारी पूरी हो सके। तो हमने जैसे बात किया कि मोटे अनाजों में ये सब पाए जाते हैं। किसी अनाज में कोई एक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे हमने बताया ज्वार में लोहा बहुत अधिक मात्रा में है। तो अगर बाजरा की बात करें तो बाजरा में प्रोटीन है या वसा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। या आप रागी ले लें तो उसमें कैल्शियम की और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको हम कंगनी कहते हैं। या सावा जिसको बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं, इसमें रेशा बहुत अधिक मात्रा में। तो कहने का मतलब है कि इन सब मोटे अनाजों में जितने भी हमें स्वस्थ रहने के लिए दैनिक आहार में जो पोषक तत्व लेने चाहिए वो सब समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप बदल बदल के ये मोटे अनाज अपने दैनिक आहार में लेते हैं तो आपकी इन सब से संबंधित जो दैनिक हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं वो पूरी होंगी। और जैसा आपने कहा कि कुपोषण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इतने सालों के प्रयास के बाद भी आज बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी इससे ग्रसित है। और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनमें ये कुपोषण अधिक व्याप्त है। तो अगर ये मोटे अनाज, क्योंकि ये कम दामों पे इनको कम मेहनत से उगाते हैं, आसानी से उनको अगर उपलब्ध किया जाए, और आजकल तो ये जो PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके माध्यम से भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो इसमें खाद्यान्न दिए जाते हैं उसमें मोटे अनाजों को भी शामिल किया जा रहा है। और अगर और अधिक मात्रा में इसको हम प्रमोट करते हैं और अधिक मात्रा में इसको इस्तेमाल करते हैं, या जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है, या जो आंगनवाड़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं राशन, अगर इसमें हम इसको और अधिक मात्रा में इस्तेमाल करें
तो अधिक से अधिक मुझे लगता है जो ज़रूरतमंद है, जिनको इसकी और अधिक आवश्यकता है, उनको ये इससे मिलने वाले लाभ मिलेंगे और अवश्य हमारा देश जो कुपोषण से मतलब मुक्त होने में इसको मदद मिलेगी। मैम, आपने बताया कि मोटे अनाज के सेवन से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या और हृदय रोग संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। क्या इससे हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है? हाँ, बिल्कुल। देखो, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें चाहे वो विटामिन ए हो या जिंक हो, इन सब की ज़रूरत होती है। तो जो मोटे अनाज, जैसे हमने कहा, ये खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं, तो इनसे कैल्शियम और आयरन तो मिलता ही, इसके अलावा और जो भी ऐसे जो खनिज लवण है जैसे कि जिंक है, ये सब भी हमें काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम को, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। मैम, क्या मोटे अनाज के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या इसके द्वारा मानसिक संतुलन और ऊर्जा स्तर में सुधार किया जा सकता है? देखिए, ऊर्जा का स्तर तो क्या है कि हम जो चावल आप क्या खाते हैं या गेहूँ खाते हैं, तो अगर आप टोटल उसका जो देखेंगे, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, वो हम उन अनाजों से भी पूरा करते हैं। और ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर को 3 तत्वों से मिलके बनती है। वो जो कार्बोज है या प्रोटीन है या वसा है, वसा मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। तो ये जितने भी अनाज हैं, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख, जैसे कहते हैं ना, भूख जल्दी नहीं लगती है और हमारे को दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। तो जैसा हमारा आपने कहा, जैसे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, तो ये पोषक तत्व हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जितने आवश्यक है, उतना ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चाहे वो हम आयोडीन की बात करें, चाहे वो हम आयरन की बात करें। तो कभी कभी हम लोग ये समझते हैं कि हमारा बच्चा या पढ़ने में अगर उसके नंबर कुछ कम आते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं कि हमारा पड़ोसी के बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या हमारे कम। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो मानसिक हमारा जो IQ है, या बच्चों का जो IQ है, जो उसमें अंतर आता है, वो हमारे पोषक तत्वों से, मतलब माँ जब गर्भवती थी उस समय उसके आहार में कौन कौन से पोषक तत्व थे, उसने आयोडीन समुचित मात्रा में लिया कि नहीं लिया, आयरन समुचित मात्रा में लिया कि नहीं, तो वो ये हमारे बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमारे IQ को प्रभावित करते हैं। और जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें माँ का बहुत योगदान है कि अगर वो गर्भावस्था में इन सब आहारों को, इन सब खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, तो वो माँ के लिए तो है ही फ़ायदेमंद, उससे ज़्यादा उनके जो गर्भस्थ शिशु है उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैम, आपने मोटे अनाज के पोषण लाभ बताए, पर्यावरणीय लाभ बताए। मैम, ये बताएं कि इसको एक बार फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, एक तो जो सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष से 2023 के द्वारा प्रारंभ हुए हैं, और आप देखेंगे कि हर जितने भी कृषि विभाग द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, जितनी संगोष्ठी हो रही हैं, सेमिनार हैं हो रहे हैं, सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उसमें सब में मोटे अनाज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। और हमें ये लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस करके, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेले लगाए जाते हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसान मेले आयोजित किए जाते हैं, या कृषि विभाग जो है वो तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों में मेले आयोजित करते हैं, उनमें भी मोटे अनाजों के स्टॉल लगाए जाते हैं, और मोटे अनाजों पर आधारित उत्पाद भी जो है वो आते हैं, उसके लिए विक्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा जो स्कूल और जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हमें जाके छोटे छोटे जो कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए स्कूल के माध्यम से, या हमारा जो ये मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इसके माध्यम से हमें इसके जो लाभ हैं इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहिए। जैसे पहले होर्डिंग्स लगते हैं ना, तो हम
कितनी चीज़ों का ऐसे चीज़ें हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, हम उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, लेकिन ये हमारे जो खाद्य पदार्थ जो हमारे इतने बहुमूल्य, हमें इनके बारे में लिखित में या जो हमारा अखबार है या रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। और जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए कि जिसमें बच्चे प्रतिभाग करें, क्योंकि हमें अगर हमने अपने बच्चों को मोटिवेट कर दिया, अगर हमने उनको इसके लाभ के बारे में बता दिया, तो हम अपने मिशन में एक तरह से सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि बड़े लोग तो ये जानते हैं इसके फ़ायदे, अगर हम उनको बताएंगे तो उसको जल्दी मतलब मान भी लेंगे, उसको इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन नव युवकों को हमें ये बताना है कि ये कितने फ़ायदेमंद है, इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करें। तो हम स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। जैसे हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा जो यहाँ पे खाद्य एवं पोषण विभाग है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह से शोध भी किया जा रहा है MSc PhD के छात्रों द्वारा। इसके अलावा समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, या राज्य स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो यहाँ के छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग करते हैं और अपना जो भी क्या क्या चीज़ें इसमें हम बना सकते हैं, किस तरह से नए नए उत्पाद इसमें बना सकते हैं, ये सब बनाते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं जगह जगह। जो हमारी की मैगजीन्स निकलती हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे हमारे, तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये मैं मानती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, जब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें इससे बन सकती हैं, तो जो प्रशिक्षण जिसको हम कहते हैं ना, वो गांव में जाके हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने, फिर लोगों को लगता है कि देखो, इससे हम तो जानते ही नहीं थे इससे ये सब चीज़ें बन सकती हैं। हमने ही, हमारे विभाग द्वारा कई सारे प्रशिक्षण अगल बगल के गांव में आयोजित किए गए हैं और उसकी लोगों ने बहुत सराहना की है। और इसके अलावा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ बात करने से नहीं चलता, हम अपने यहाँ जो कार्यक्रम हो हमारे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में, उसमें हम ये प्रयास करें कि बाज़ार से हम वो समोसा और वो सब चीज़ परोसें और मोटे अनाजों पर आधारित उत्पाद अगर हम दें। हमारे अगर कोई गेस्ट आते हैं हमारे विश्वविद्यालय में, अतिथि अगर बाहर से आ रहे हैं, तो हमारा जो भी हम खाना उनको परसें या जो भी उनके लिए नाश्ता हो, वो हमें मोटे अनाजों पर आधारित अगर हम परसेंगे तो हम इस प्रयास में अपना योगदान देंगे। और हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा होता भी है, जैसे अगर किसान मेला है या विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो उसमें जो भी नाश्ता बांटा जाता है वो मोटे अनाजों पर आधारित ही होता है। तो ये सब एक प्रयास है जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में इसको होना चाहिए। देखिए, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि मोटे अनाज न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि ये पर्यावरण के प्रति भी एक जिम्मेदार विकल्प हैं। इन अनाजों में अधिक फाइबर, पोषक तत्व और आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। आजकल के जीवन शैली और आहार की आदतों में बदलाव लाने की आवश्यकता है और मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करना एक सस्ता, स्वस्थ और प्रभावी कदम हो सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर मोटे अनाज को अपनाएं और एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।